नमस्कार, मैं हूं शशि। स्वागत है आपका ट्रू लाइज मीडिया में। आप देख रहे हैं फेस ऑफ। आप हैं कांग्रेस के पूर्व निगम पार्षद श्री सतीश गुप्ता। आप इस क्षेत्र को खूब भली भांति जानते हैं और आपका राजनीतिक कैरियर भी काफी लंबा रहा है, जमीन से जुड़े हुए और साथ ही इस क्षेत्र के निवासी भी। आइए जानते हैं इस समय देवली विधानसभा में क्या हो रहा है। को डेथ को लेकर प्रॉब्लम है, क्योंकि डेथ में जो आंकड़े आ रहे हैं वो एमसीडी कुछ और आंकड़ा बतला रही है, और जो शमशान घाट जो दिल्ली सरकार ने तय किए हो, चाहे आईटीओ का कब्रिस्तान हो, चाहे पंजाबी बाग का हो, ये इनका डाटा जो है कुछ और बतला रहा है। इसका मतलब आप भी ये मानते हैं कि जो मौत है वो हॉस्पिटल के अंदर अलग और सरकार का आंकड़ा अलग है? नहीं, मौत की बात नहीं है। जब मौत पे एक प्रश्न चिन्ह लग गया तो ये कैसे तय होगा कि कोरोना के आप जो पेशेंट बता रहे हैं, जो सरकार काउंटिंग दे रही है वो ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो आप पेशेंट की बात करें, जो लोग उससे प्रभावित हुए हैं, उनका भी आंकड़ा कहीं बहुत ज्यादा होगा, उनका आंकड़ा भी ज्यादा होगा। लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं और लोगों को जगह नहीं मिल रही है, बेड खाली नहीं है, बेड खाली नहीं है। आज 2 महीने निकल गए, 2 महीने के बाद केजरीवाल साहब निकल के आते हैं और ये कहते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन गैप था, तो अब एक ऐप लॉन्च करने की बात कर रहे हैं आप। 2 महीने तक जो लोग धक्के खाते रहे उनका क्या होगा? ये भी ये सिस्टम की फेलियर। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे पास 4800 बेड खाली है, भी हमारे पास 4800 बेड खाली है, और एक तरफ लोग धक्के खा रहे हैं। अब आदमी कहाँ जाए? हर आदमी आपके सिस्टम से आपसे डायरेक्ट तो जुड़ा नहीं, जो आपसे सीधी बात कर देगा। आदमी तो अगर कोई किसी का पेशेंट अगर इन्फेक्टेड है वो हॉस्पिटल में जाएगा, और हॉस्पिटल में उसे धक्के खाने पड़ेंगे। इस बेड नहीं है जाइए, बेड नहीं है जाइए, इस हॉस्पिटल से उसमें। मैं अभी मेरे कोई रिलेटिव थे, वो गए थे किसी को लेकर के एलएनजेपी गए, तो वहां पर एक मंगोलपुरी के ब्लॉक के कोई एक पेशेंट था। वो ये कहता है कि मैं पहले उस हॉस्पिटल में गया, फिर उस हॉस्पिटल में गया, फिर इस हॉस्पिटल में आया, और आज यहाँ पहुंचा हूँ आकर के, तब तक मेरे पेशेंट की डेथ हो गई। तो सरकार ये जो आंकड़ा दे रही है कि हॉस्पिटल के अंदर इतने लोगों का इलाज चल रहा है, इतने सीट खाली हैं, इतने वेंटिलेटर्स खाली हैं, उसके बावजूद सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी रही है कि सरकार जो है वो मरीज को ठीक ढंग से एडमिट नहीं की है। ये बीमारी ऐसी है, इसमें हम कोई विरोधाभास की बात नहीं करेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि सही तथ्यों को लाया जाए सामने। भाई बीमारी ऐसी है, किसी के जिसका कोई अभी वैक्सीन नहीं है, कोई दवा नहीं है, ठीक है ना, लेकिन तथ्य तो सही सामने लाए जाए। आप पब्लिक को भ्रमित ना करें। हमारे पास जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकार के पास, जितना हम कर पा रहे हैं उतना बखान करें। ठीक है। केजरीवाल सरकार की एड जो एडवर्टाइजमेंट देती है पेपरों में, न्यूज चैनल्स पे और टीवी के बहुत सारे चैनल्स में, और उसके बाद लोगों को यहाँ पे एमसीडी के कर्मचारी को या फिर डॉक्टर्स को या दिल्ली सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं उनको सैलरी नहीं देना, इसको आप कैसे देखते हैं? केजरीवाल साहब बताएंगे, क्योंकि 1 महीने पहले तक केजरीवाल साहब कहते थे पैसे की कोई कमी नहीं है, हमारे उप मुख्यमंत्री कहते थे कि पैसे की कोई कमी नहीं है, और 1 महीने लॉकडाउन क्या हुआ, 1 महीने के बाद सबसे पहले अगर खोला गया कुछ तो शराब के ठेके खोले गए। मतलब आप कर क्या रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं कि पब्लिक की जेब से, किसी एक तक जेब से पैसा निकाल करके आप 1000 रुपए पब्लिक की जेब से निकाल करके उसे 200 रुपए फ्री दे रहे हैं, 300 रुपए फ्री दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? कहाँ चला गया एकदम पैसा? आपके एड पे इतना पैसा जाता है तो आप उस एड को रोकिए, अपने प्रचार को रोकिए। आप प्रचार पे पैसा ज्यादा खर्च करते हैं, लोगों के उस पे कम खर्च कर रहे हैं वेलफेयर में। तो आप करके आप खुद बताएं कि भाई 1 महीने के अंदर ऐसा क्या तमाशा हो गया कि आपको शराब के ठेके खोलने पड़ गए, और शराब के ठेके भी उस कंडीशन में खोले। शशि जी, ये हम सब जानते हैं कि शराब पीने वाला आदमी शराब पिएगा, सरकार को भी ये पता है, वो पिएगा। उसके घर में ही तमाम प्रतिबंध होने के बाद भी वो नहीं मानता है। आपने शराब के ठेके खोले तो उसपे 70% बढ़ा के खोला। कोरोना टैक्स किसकी जेब से जा रहा है? भाई आपको क्या लगता है? पब्लिक के जेब से ही जा रहा है वो पैसा। आपको क्या लगता है? पॉस्ट कॉलोनी में बैठा आदमी ही शराब पी रहा है?
अरे स्लम एरिया में रहने वाला भी आदमी शराब पी रहा है, बीड़ी पीता है, रिसेटलमेंट में, अनऑथराइज में यहाँ रहने वाला आदमी भी शराब पीता है, ठीक है ना। तो पैसा किसकी जेब से निकल के जा रहा है? जनता की जेब से निकल के जा रहा है। जो डीजल पे आपने पैसा बढ़ाया, पेट्रोलियम पदार्थों पे जो पैसा बढ़ा रहे हैं, वैट बढ़ाया उन्होंने, आपने वैट बढ़ा दिया, तो किसकी जेब से जा रहा है? वो हमारी जेब से निकल के जा रहा है। आप हमारी जेब से 2000 रुपए निकाल रहे हैं महीने के, और हमें फ्री के नाम पे आप 500 रुपए दे रहे हैं, 1000 रुपए दे रहे हैं, तो बेनिफिट तो फिर भी आपने पब्लिक से उठा लिया। नहीं, उनका कहना है कि मुझे तो अर्थव्यवस्था को चलाना है, इसके लिए मुझे शराब भी बेचना पड़े या जैसे भी हो, क्योंकि हम कोरोना के साथ ही जीना चाहते हैं और कोरोना के साथ हमें आदत डालनी पड़ेगी, इसका मतलब इसके साथ जीने के लिए। मैं इस बात पे कोई तर्क नहीं दूंगा। मैं भी समझता हूँ कि कोरोना के साथ जीना है, दवाइयां नहीं है, वैक्सीन नहीं आई है, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन सरकार कोई एक रूपरेखा तो बताए कि किस तरह से जीना है। कुल मिला के ये बात है कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार का जो सिस्टम है, जो काम करने की प्रवृत्ति है, उसमें बदलाव की जरूरत है। कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है। आप पब्लिक को बताइए ना। आपने तो ये कहते छोड़ दिया। हम देखते हैं राशन की दुकानों में एक तरफ आप कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, और एक तरफ आपने हमारे यहाँ ये मेरा घर है, इसके ठीक सामने आपके दोनों सड़कें खराब पड़ी हुई है। मंगल बाजार की सड़क की वो हालत है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। जो बत्रा हॉस्पिटल से सीधी संगम विहार के अंदर जाती है, तिगड़ी रोड बंद है, यहाँ से ट्रैफिक निकलता है, यहाँ एक आदमी से एक आदमी टच करके निकल रहा। किस सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं? राशन की दुकानों पे जाओ आप, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, तो किस सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है? आप डबल गेम खेल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग भी रखिए, ठीक है ना, और आप एक साथ इकट्ठे निकलिए भी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब केंद्र सरकार ने जो कोरोना को लेकर के निर्णय लिया, उसके बारे में आपकी राय क्या है? केंद्र सरकार का निर्णय देर से आया, मतलब तमाम पूरी दुनिया के अंदर ये प्रॉब्लम है, लेकिन केंद्र सरकार का निर्णय देर से आया। मैंने अपना पीछे भी एक वीडियो डाला था, उसमें भी मैंने ये बोला था कि आपको सरकार है, विपक्ष को साथ लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट के हुए हैं। और राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी को बोल दिया था कि ये कोरोना जहां देश में एक तरफ ये बहुत बड़ी तबाही लेके आएगा, वहीं देश में विकराल रूप इसका धारण हो जाएगा, विकराल रूप धारण हो जाएगा, वहीं देश में आर्थिक सुनामी भी आएगी। और आज तब आपने राहुल गांधी जी की बात को मजाक में उड़ा दिया, मजाक में, और कह दिया कि भाई WHO ने नहीं कहा, और ये हेल्थ वो नहीं कह रही है, एजेंसी नहीं कह रही है, राहुल गांधी को कहां से पता। लेकिन जो राहुल जी ने कहा था वो सच हुआ, मतलब कहीं ना कहीं से उन्होंने सलाह ली होगी, एडवाइस दी होगी, ठीक है, और वो सच हुआ। और आपने उसमें इतनी देर कर दी कि आप 23 मार्च को आकर के 23 मार्च तक आप संसद भी चला रही हैं, 23 मार्च तक आप मध्य प्रदेश। शायद अगर सरकार तैयारी पहले करती तो इस तरह की जो अभी महामारी का जो विशाल रूप हम देख रहे हैं वो शायद नहीं देख पाते। मैं वही कह रहा हूँ, 23 मार्च तक आप संसद चला रहे हैं, 23 मार्च तक आप मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनवा रहे हैं, वहाँ शपथ ग्रहण समारोह होता, वहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही, और फिर आप आते हैं पहले दिन आके, चलो जो भी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना, माननीय हैं, जो कहा उन्होंने लोगों से कि भाई आप एक दिन का कर्फ्यू करिए, फिर आपने कहा ताली थाली बजाइए, फिर आपने एकदम उसको बंद कर दिया, लॉकडाउन कर दिया, कोई टाइम नहीं मिला लोगों को। क्या करेंगे लोग? एकदम घर के अंदर घुस गए, तो आपने देर की है उसको करने में। प्रवासी मजदूरों को लेकर के क्या कह रहा है केंद्र सरकार? कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूरों को लेकर फेल हुई है, क्योंकि ये जो सड़क पे हादसे हुए, ये जो लोग घर नहीं पहुंच पाए, ट्रेनें लेट से चलना, ट्रेनें किसी और स्टेशन से चलना, मजदूर कहीं और आके पहुंचते थे, इकट्ठा होते थे, तो इस केस में जो केंद्र सरकार ने किया, तो आप ऐसा मानते हैं कि क्या केंद्र सरकार फेल हुई है? ये तो पूरे देश की बात रही, जहाँ जहाँ महानगरों में मजदूर काम कर रहा था जी, जब मजदूर को ये लगा कि आपने लॉकडाउन 21 दिन का कर दिया है, और मजदूर हमसे ज्यादा, सरकार से ज्यादा सोच गया,
मजदूर ने सोच लिया कि भाई 21 गाँव का ये लॉकडाउन है, फिर लॉकडाउन होगा या क्या होगा। हालांकि एकदम ऐसे डरा दिए गए कि मजदूर ने सोचा कि भैया अगर मरना ही है ना तो यहाँ भूख से क्यों मरूं। भाई 8 दिन तक उन्होंने अपना, भाई मजदूर क्या करता है, सुबह काम पे जाता है, शाम को जो लाता है उससे खाना खाता है, ठीक है। 4, 6, 8 दिन में 28 तारीख की शायद मुझे ऐसा याद है, 28 तारीख को दिल्ली के अंदर जो खेल हुआ था, ठीक है। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी के नेता आनंद बिहार और गाजियाबाद, एक तरफ तो आम आदमी पार्टी के नेता ये चाह रहे थे कि भाई मजदूर यहाँ से निकले, उनका वर्डन कम होगा, प्रेशर कम होगा। उन्होंने एक र्यूमर फैला दी कि भाई चलो वहां बसें लग गई हैं आनंद बिहार पे, ठीक है। लोग निकले, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई प्लानिंग नहीं कर रखी थी, कोई सोच नहीं थी हमारी सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की मतलब प्लानिंग नहीं थी। जैसा होता गया वैसे आदेश होते गए, जैसा होता गया वैसे आदेश होते गए, ये हुआ है। अच्छा, ये जो 20 लाख करोड़ रुपए का मोदी सरकार ने पैकेज दिया है, तो आपको ऐसा कहीं नहीं लगता है कि मध्यम वर्गीय परिवार को, जितने भी मध्यम वर्ग के लोग थे उनको इग्नोर किया गया इसमें? मध्यम वर्गीय क्या, मजदूर को भी इग्नोर किया है? नहीं, चलो मजदूर को तो उनको राशन दे दिया फ्री में, उनको किराया दे दिया फ्री में जाने का, उसके बाद वो पैकेट दे दिया एक महीने का। किराया उनको नहीं दिया जा रहा था। राहुल गांधी जी के वक्तव्य के बाद कि हम अपने पैसे से, सोनिया जी ने जब ये कहा कि हम कांग्रेस देगी इनका किराया, लोग जब चल रहे थे, बच्चे छोटे छोटे सड़क पे उनके पैर जल रहे थे, और यहाँ तक हुआ है कहीं ट्रेन से कट गई, कहीं रास्ते में चलते हुए लोग खत्म हो गए, ठीक है। आप उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई हम किराया देंगे। उस समय तक आपने क्यों नहीं सोचा? ये सोच कहाँ थी सरकार की? मजदूर के खिलाफ भी वो बात गई। राहुल गांधी जी ने जब लोगों ने उनसे ये कहा सड़क पे चलते हुए ने कि भाई अगर हम दिल्ली में रहते, हम बॉम्बे में रहते, तो हम भूख से जरूर मर जाते, हम भूख से जरूर मर जाते, कोरोना से मरते या नहीं मरते। कांग्रेस ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी जी हैं, सोनिया जी ने, सबने एक डिमांड की कि देखो आप 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं, आप मजदूर को 10,000 रुपए की एक किस्त और 4-5 महीने तक 7,500 रुपए की किस्त दे दीजिए। इतनी बड़ी सोच, उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक थे। लॉजिक ये थी कि वो पैसा जब इनकी जेब में आएगा, ये मार्केटिंग करेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, वही सरकार चाहती है कि भाई प्रोडक्शन बढ़े, अर्थव्यवस्था सुधरे। लेकिन क्यों? क्योंकि विपक्ष कह रहा है अगर हम ऐसा कर देते हैं तो इसमें विपक्ष के नंबर बढ़ जाएंगे, हम तो रह गए पीछे। तो मजदूर का भी, गरीब का भी बहुत नुकसान हुआ, और मध्यम वर्ग तो वैसे ही बैठ गया है। आप देखो ना, चाहे वो कोई परफ्यूम वाला है, चाहे अब ये नौकरियां जा रही है, हर कंपनी अपने उससे लोगों को निकाल रही है। मुझे सैलरी में भी कटौती कर, सैलरी में तो कटौती कर दी है, लेकिन निकालने पे लगी अब तक 50% हर कंपनी निकाल चुकी है लोगों को। जैसा कि मुझे सुनने में आया है, ये मैं श्योर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि 20 से 30% लोग निकाले जा चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, 40% के आसपास छटनी हो चुकी है, मतलब खासकर सर्विस सेक्टर जो है, सेवा क्षेत्र जो है, वहाँ पे छटनी हो चुकी है। यस, क्योंकि अप्रैल 2020 में इसका रेटिंग 5.4 था, आज के डेट में 12.4 है। हाँ, तो सबसे ज्यादा जो मंदी थी वो अप्रैल के महीने में थी, उसके बाद मई के अंदर में थोड़ी बहुत ये बढ़ी है, 12.6 तक आई हुई है। चलिए अब आते हैं, पैकेज की बात करते हैं हम। आपने पैकेज की बात जी, मतलब पैकेज किसको कहेंगे आप? पैकेज देखो, एक कम से कम आप कुछ पैकेज, आपको क्या लगता है इस देश के अंदर 1 करोड़ बच्चे ऐसे हैं, अब दिल्ली में देखेंगे ना तो 2 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषण के शिकार हैं। अरे सरकार, आप से हम भी ऐसे करके कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार है या केंद्र सरकार है, आपके पैकेज में से 300 करोड़ रुपए, अगर आप सिर्फ 300 करोड़ रुपए अगर आप इन कुपोषित बच्चों के लिए निकाल दें, इनके घर में महीने के हिसाब से दूध के पैसे भिजवा दें, है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बच्चे जो बीपीएल परिवार हैं, उनके कहाँ बच्चों को जो सही तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं।
तो शशि जी, मध्यम वर्ग का, ये गरीब का भी बुरा हाल है और मध्यम वर्ग पूरी तरह से धंधे से चौपट हो गया है। किसी आदमी देखो वहां जैसे गरीब की कमर टूटी ऐसा उनकी कमर भी टूटी है। सब कुछ आप करो, उनकी सैलरी आप दो, ठीक है ना, गवर्नमेंट को टैक्स आप दो, वो कहां से लाएगा? उसकी फैक्ट्री बंद है, उसकी दुकान बंद है, कहां से लाएगा और कितनी देर लाएगा? अभी कुछ ऐसे में भी न्यूज सुनने को मिला था कि करोल बाग के अंदर होटल ये 60-62 दिन तक बंद रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका बिजली का बिल 65 हजार 70 हजार रुपए तक आया हुआ है। ये सोचना चाहिए ना दिल्ली सरकार को। आप बिजली फ्री की बात करके आए थे, छोड़ दो आप 3 महीने के बिजली के पैसे मत लो लोगों से। अरे और कहीं ना लो, आप रिसेटलमेंट कॉलोनी इनमें तो मत लो, और उनके भी एच कैटेगरी और जे कॉलोनी, इन सब का पैसा आप कैटेगरी के मत लो, क्या फर्क पड़ेगा? जब आप इतने बड़े, तब तो आप धुआंधार प्रचार किए जा रहे थे, एक क्रोनोलॉजी इस तरह की कर रखी, घटनाक्रम जो था आपने ऐसा बनाया हुआ था, अगर लोग आपके झांसे में आके चले जा रहे थे कि भाई ये ऐसा नहीं समझ पा रहे थे लोग नहीं समझ पा रहे थे कि उनकी एक जेब से पैसा निकाल करके दूसरे में डाला जा रहा है। अच्छा, अब करते हैं देवली विधानसभा की बात। देवली विधानसभा में प्रकाश जारवाल जो है उनके भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। आप यहाँ के पुराने नेता हैं और क्योंकि प्रकाश जारवाल अभी जेल में है, तो मुझे लग रहा है कि क्षेत्र के लोग आपको भी अप्रोच करते होंगे यहाँ पे सेवा लेने के लिए। आप उनको कैसे मदद पहुँचाते हैं? प्रकाश जारवाल का जो मुद्दा है वो न्यायालय के अधीन चला गया है, पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगर किसी आदमी ने खुदकुशी की है, कुछ तो बात होगी। सुसाइड नोट भी मिला है, हम उसको निश्चित तो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन कोई बात होगी। कोई आदमी सुसाइड करता है तो कहीं ना कहीं प्रताड़ित होने के बाद ही करता है। लेकिन चलिए, वो विषय है जांच का। एक तो वो जांच का विषय है, दूसरा न्यायालय में चला गया है। अब जो भी होगा, जांच पुलिस, ऐसा तो है नहीं कि भाई पुलिस कोई फेवर कर रही होगी किसी को, ठीक है ना। पुलिस जो है वो अपनी लाइन पे ठीक है, वो जो भी जांच करेंगे उसके बाद न्यायालय फैसला करेगा, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसा हुआ है जैसा ये सोशल मीडिया पे या न्यूज में आ रहा है कि भाई इतने लाख रुपए महीने, उतने लाख रुपए, जल बोर्ड में आखिर हो क्या रहा था? सवाल एक प्रकाश जारवाल का नहीं है। सवाल ये है कि एक प्रकाश जारवाल का नहीं है कि उसी हमारे जल बोर्ड में, हमारा ग्रेड क्लास का जल बोर्ड ऑफिस है एक्शन का, उसमें 3 विधानसभा आती है। एक विधानसभा को आपने पकड़ लिया, ठीक है ना। ये क्या गारंटी कि दूसरे विधानसभा में यही नहीं हो रहा है? यहाँ एक आदमी सुसाइड कर गया, ठीक है, और बाकी जगह कुछ नहीं हो रहा, ये कैसे हो सकता है? तो ये तो केजरीवाल साहब को मेन उनका सबसे बड़ा मुद्दा था पानी, सबसे बड़ा मुद्दा था दिल्ली के अंदर पानी और बिजली। तो उनको देखना पड़ेगा ना, वो देखे, उसकी जांच करवाएं। अब इस क्षेत्र की जनता आप तक आती है, पहुंचती है मदद के लिए? हाँ, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ठीक है। अच्छा, इस अपने विधानसभा क्षेत्र में आपने लॉकडाउन में किस तरह से मदद किया? जो बीपीएल परिवार हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनका हमने तो शशिकांत जी यही है कि अब हमारे पास कोई सरकारी मदद तो है नहीं जी। हम तो यही है कि भाई अपने जैसे लोग भंडारा कर देते हैं, जागरण करते हैं, हमारा तो भंडारा और जागरण यही है कि अगर अपने पॉकेट से जो, अगर कोई आदमी ऐसा आ गया कि जिसने ये कहा कि हमारे घर का चूल्हा ही नहीं चल रहा है, ठीक है ना, हमने उसको क्या नाम है, जो अपने पॉकेट से अलाउ हो कर सकते थे, आटा है, चावल है, दाल है, जो मतलब जो कुछ भी हम स्वेच्छा से जो कुछ भी हुआ, स्वेच्छा से जो हो सकता किया। इसके अलावा उनको ये एक हेल्प जरूर चाहिए कि भाई यहाँ गरीब आदमी को पता नहीं होता है कि वो कैसे ऑनलाइन पे जाए, कैसे वो जो ऑनलाइन वाला कूपन वगैरह गवर्नमेंट ने जारी किया था, वो सब मदद हमने करवाई। एक कंप्यूटर का लड़का बैठा हुआ है, उससे उनके फार्म भरवाना, ये करना, वो उस तरह की मदद भी की है। नहीं, सरकार की इसमें भी चूक हुई है, क्योंकि जो गरीब है, जो बीपीएल परिवार है, चाहे 3 व्हीलर चलाने वाला हो या ई रिक्शा चलाने वाला हो, वो ऑनलाइन कैसे जाके फॉर्म भरेगा इस लॉकडाउन में? सरकार को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए, या तो तैयारी करके उसे उतरना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वही हमने बताया ना आपको कि अगर हमारे पास कोई आ गया, वो चूक तो की है सर, तभी तो हमारे पास आई लोग, हमारे पास आई, हमने एक प्राइवेट तौर पे करवाया और ये भी कह दिया कोई इसके ऑनलाइन के पैसे मत लेना, आप इनका काम करो एक लड़के को बैठा करके, क्योंकि वो
जनरली अगर कहीं जाती थे तो उनसे जितने का उन्हें राशन नहीं मिल रहा उतने पैसे उनसे ऑनलाइन उनका कूपन दिलवाने के देने पड़ रहे पैसे देने पड़ रहे हैं। अच्छा, प्रकाश जारवाल की गिरफ्तारी के बाद जो विकास काम चल रहे थे देवली विधानसभा में, चाहे ये तिगड़ी वाला सड़क हो या मंगल बाजार रोड का हो या पानी या सीवर की जो लाइनें डलनी थी या डल रही थी या गेट का मामला हो, कॉलोनी के अंदर गेट का मामला हो, आपको लगता है कि ये काम सारा प्रभावित होगा? बिल्कुल प्रभावित होता है। जब कोई एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जनता के बीच में नहीं होता है, किसके पास जाएगी पब्लिक? जनता किसके पास जाएगी? और प्रेशर जो ब्यूरोक्रेसी में प्रेशर है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का ही होता है, ठीक है। तो अब ये बहुत बड़ा एक देवली विधानसभा के साथ में एक क्या कहें एक अन्याय सा हो गया है, ठीक है ना। हालांकि हम लोग आते हैं, जो पब्लिक का आदमी आता है चुनकर के आता है, सही मायने में हम लोगों को इसलिए चुना जाता है कि सरकार और जनता के बीच में हम खड़े हो जाएं, जो सरकार की पॉलिसी है उन्हें जनता तक लाएं, ठीक है। लेकिन हम ही लोग कहीं अगर इधर उधर हो जाएं, हम ही लोग कुछ ऐसा करने लग जाएं तो फिर तो हम चुन के बेकार हैं। एमसीडी ने आपके इलाके में क्या सैनिटाइजेशन किया? एमसीडी ने अब सैनिटाइजर नाम मात्र के लिए किया है, मतलब आप कहें प्रॉपर किया है तो नहीं किया। और निगम पार्षद ज्योति कोहली जो हैं वो अभी वर्तमान में निगम पार्षद हैं, तो क्या वो इस काम को प्रॉपर करवा रही हैं या नहीं करवा रही? जिम्मेदारी बनती है, लेकिन मैं भी समझता हूँ कि जिसका पति जेल में चला जाए, ठीक है ना कहीं मेंटली या जो भी है साइकोलॉजिकल आदमी प्रेशर में आ जाता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उन्हें करना चाहिए जो भी कर सकते हैं।